प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 6 की हिंदी का 14वां पाठ, एक रोमांचक यात्रा। पाठ पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि यह जो पाठ है एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है बच्चों? जब हम अपने जीवन की किसी विशेष घटना को दूसरों के साथ साझा करते हैं या उसे बताते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी पूरी जीवनी को लिखें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आत्मकथा कहेंगे। और हमारे पूरे जीवन काल की जो कथा है अगर वो कोई दूसरा आदमी लिखे तो उसे जीवनी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको बताया कि आत्मकथा क्या होता है, जीवनी क्या होता है और संस्मरण क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यह एक संस्मरण है तो निश्चित ही यह एक सच्ची घटना होगी। तो चलिए देखते हैं कि यह सच्ची घटना किसके जीवन की है। चित्र में आप लोगों को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जरूर दिख रहे होंगे। ये जो घटना है ये उनके ही जीवन की है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अपने इस संस्मरण को हम लोगों के सामने रखे हैं। तो इसके लेखक भी कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, एक रोमांचक यात्रा। देखते हैं यह यात्रा सच में कितनी रोमांचक थी। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु मैं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी के आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या हैं। बच्चों, बात 1916 की है और किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। क्या है कि जब उनकी शादी हुई तो कुछ महीने अपने कहाँ बिताए? कश्मीर में वो बिताए। और फिर कुछ दिन के बाद वो अपने फैमिली को कहाँ छोड़ दिए? श्रीनगर में ही छोड़ दिए और अपने एक चचेरे भाई के साथ वो पहाड़ घूमने निकल पड़े। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाका है और वो खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसलिए वो बोले कि तुम यहीं ठहरो अपनी बीवी को और मैं पूरा पहाड़ घूम के आता हूँ। घूमते घूमते वो कहाँ पहुँच गए? लद्दाख पहुँच गए। लद्दाख को बच्चों क्या कहा जाता है? शुष्क रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मतलब वहाँ इतना ज़्यादा ठंड पड़ती है कि मत आप पूछिए ही मत। और उसी यात्रा के दौरान जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। दिल दहला देने वाले से मतलब है बच्चों बहुत ही डरावना अनुभव उनको हुआ। वो आगे बोलते हैं कि जोजिला घाटी से सफ़र करते हुए वो कहाँ पहुँच गए थे? मटायन जगह पे वो पहुँच गए थे। उनसे कहा गया था कि अमरनाथ आप जानते हैं, अमरनाथ हम लोगों का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसके अंदर भगवान शिव की प्रतिमा है। लोग दूर दूर से वहाँ भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनसे क्या कहा गया कि यहाँ से जो अमरनाथ की गुफा है वो कितनी दूर पे है? सिर्फ 8 मील दूर पे ही है। ठीक है बच्चों, लेकिन अमरनाथ और मटायन से के बीच में क्या पड़ता था? एक बहुत ही बड़ा पहाड़ पड़ता था। और वो पहाड़ किससे ढका हुआ था? हिम से। हिम मतलब बच्चों बर्फ़ होता है, मतलब एक बहुत ही बड़ा बर्फ़ का पहाड़ अमरनाथ की गुफा और मटायन के बीच में पड़ता था। तो ये लोग तैयार हो गए कि चलो एक पहाड़ ही तो है, इसको पार करने में कितना ही ज़्यादा समय लगेगा और दूरी भी कितनी है? सिर्फ 8 मील। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये लोग 8 मील दूरी तय करने में ये लोग को कितना ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा। हम सभी में जोश खूब था किंतु अनुभव नदारत। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फीट की ऊंचाई पे थे छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पे चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यहीं का एक गडरिया था। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल में एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई और तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। उधर बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए थे।
एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने हमारा खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। बच्चों, जवाहरलाल क्या लिख रहे हैं कि जब हम लोग को पता चला कि सिर्फ 8 मील की दूरी पे ही हमें किसके दर्शन हो जाएंगे, भगवान शंकर के दर्शन हो जाएंगे, तो वो लोग में अंदर बहुत ही ज़्यादा जोश भर गया कि हम लोग अब जाके अमरनाथ की गुफा को हम लोग देख ही आते हैं, भगवान शंकर की जो दर्शन है वो करके ही आते हैं। तो वो लोग बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग इस पहाड़ के रास्ते ही चले जाएंगे, 8 ही मील तो है, क्या है। लेकिन वो लोग में क्या था बच्चों, अनुभव नदारत था। नदारा मतलब बिल्कुल भी नहीं था, गायब होना। नदारत मतलब गायब होना, जिसका यहाँ पे मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले ये लोग कभी किसी पहाड़ी इलाके की चढ़ाई नहीं किए थे। तो वो लोग क्या किए, वो लोग अपने डेरा तंबू जो कितनी ऊंचाई पे था बच्चों, 11,500 फुट की ऊंचाई पे था, वो लोग वहीं छोड़ दिए, क्योंकि वो बहुत भारी था, उनको ऊपर चढ़ाने में और भी ज़्यादा दम लगता, थकान होती, इसलिए वो लोग वहीं पर उसको छोड़ दिए और आगे बढ़ गए। आगे कैसे बढ़े कि वो लोग क्या किए, एक रस्सी का सांकल बना लिए। सांकल बच्चों होता है कि एक दूसरे को एक ही रस्सी में बंधना जाना। आप जब फिल्म में या टीवी में कहीं पे भी चढ़ाई देखते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि एक ही रस्सी में बहुत सारे लोग थोड़ी थोड़ी दूरी में बंधे होते हैं, इसे ही सांकल कहा जाता है। वो लोग भी ऐसे ही रस्सी के एक सांकल बना लिए, ठीक है। और वो लोग को रास्ता दिखाने के लिए एक वहीं का गड़ेरिया था। गड़ेरिया क्या होता है बच्चों, वे लोग जो क्या पालते हैं, भेड़ पालते हैं, उनको गड़ेरिया कहा जाता है। चूँकि लद्दाख एक बहुत ही पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे बहुत सारे भेड़ होते हैं, तो भेड़ होंगे तो उनको पालने के लिए गड़ेरिया भी होंगे, तो वहीं का एक गड़ेरिया वो लोग को रास्ता दिखाने के लिए था। वैसे ही वो लोग एक दूसरे के साथ बंधे हुए क्या करने, बर्फीली नदियों को पार करते चले गए, ऊपर बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वो लोग ऊपर बढ़ते गए उनकी मुश्किलें बच्चों बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई, क्योंकि ऊंचाई पे बच्चों ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है और वो लोग को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होने लगी। जो लोग वो लोग के सामान को लिए हुए थे उनके मुंह से खून निकलने लगा। क्यों, क्योंकि वो लोग को ऑक्सीजन का कमी हो गया। हालांकि जो लोग का जो सामान था उसका जो भार था बहुत कम था, क्योंकि वो लोग आधा सारा सामान तो लोग नीचे ही छोड़ दिए थे, जो सिर्फ कुछ ज़रूरत के सामान थे वही उनके साथ था। फिर भी जो लोग उसको उठाए हुए थे उनके मुँह से क्या निकलने लगा बच्चों, खून निकलने लगा था। उसके बाद क्या हुई, इतना ही पे अंत नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, बर्फ़ भी पड़ने लगी। बर्फ़ पड़ने से नदियाँ क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा रपटीली हो गई। रपटीली मतलब होता है वो जिसमें फिसलन बहुत ज़्यादा वो स्लिप करने लगी। और इस तरह वो लोग क्या हो गए बच्चों, बहुत ही ज़्यादा थके, क्योंकि कदम ही वो लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि स्लिप कर रहा था तो वो लोग आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह आगे बढ़े। वो लोग कब से 4 बजे से अपनी यात्रा शुरू किए थे और दोपहर का 12 बज गया था। इतना करने के बाद जब वो लोग थोड़ा ऊंचाई पे पहुँचे तो लोग क्या देख रहे हैं, एक विशाल हिम सरोवर देख रहे हैं। हिम सरोवर मतलब होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा बड़ा बर्फ़ की नदी, जिसको कहते हैं हिम सरोवर, ठीक है। वही ये लोग को देखने को मिला। अब आगे वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ़ की ढकी पहाड़ी चोटियाँ थी, मानो देवताओं का मुकुट अथवा चंद्र हो। परंतु ताज़ा बर्फ़ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारे आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पे ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ गुफा से बहुत ऊंचे थे। हाँ, अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा में जाना था। बच्चों, वो लोग जो एक हिम सरोवर तक पहुँचे थे वो बोलते हैं कि उनका जो उस जगह का जो दृश्य था, जो सीन था, वो बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर चोटियाँ थी। चोटियाँ मतलब बच्चों पहाड़ की पीक होती है ना वो, और वो सब किससे ढकी हुई थी बच्चों, बर्फ़ से ढकी हुई थी, जो देखने में कैसा लग रहा था कि मानो कि वो देवताओं का मुकुट हो। एक अर्धचंद्र, आधा चांद की तरह वो देखने में लग रहा था। परंतु वो जो सीन था वो लोग ज़्यादा देर तक देख नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ था, कोहरा भी बहुत ही ज़्यादा था, जिसके कारण ये जो सीन था उसके आंखों से तुरंत ही ओझल हो गया। ओझल होना मतलब होता है गायब हो जाना। वो कहते कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे था, पर मुझे लगता है कि कोई 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पे ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि अमरनाथ की गुफा बच्चों क्या थे, पीक की दूसरी तरफ नीचे थी।
ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारी ऊंचाई कितनी होगी, 15-16 हज़ार फीट जरूर ही रही होगी। अब वो लोग को क्या करना था, जो ये हिम सरोवर था, जो हिम की जो नदी थी, जो इसकी लंबाई आधा मील थी, उसको पार करके दूसरी तरफ से नीचे गुफा में जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करने की शुरू की। हमने बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरार बहुत सी थी और ताज़ा गिरने वाली बर्फ़ खतरनाक दरारों को ढक लेती थी। इस नई बर्फ़ ने ही मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता, क्योंकि मैंने ज्यों ही उसमें ऊपर पैर रखा, वह नीचे से खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। वह दरार बहुत ही बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरा हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोग के होश उड़ गए थे। फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उसकी चौड़ाई आगे जाके और भी बढ़ गई। इसमें से कुछ को पार करने का कोई भी साधन हमारे पास नहीं था, इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। ठीक है बच्चों, तो आगे नेहरू जी क्या बोल रहे हैं कि जैसे वो लोग उस सरोवर पे पहुँचे तो वो लोग को लगा कि अब वो लोग का मुश्किल अब ख़त्म हो गया, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अब वो लोग जैसे ही इस पीक के दूसरी तरफ ही अमरनाथ की गुफा, अब वो लोग तुरंत ही वहाँ पहुँच जाएंगे। वो लोग को नहीं पता था कि इस पीक के पीछे वो लोग और भी बड़े बड़े खतरनाक चीज़ देखने को मिल सकता है और उनकी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो लोग इसी कारण वो लोग बहुत चढ़ाई करके बहुत थक गए थे, फिर भी वो लोग क्या हुए, हंसते हुए अपनी उस जो हिम सरोवर था उसको पार करना शुरू किया। जैसे ही उस सरोवर को पार करके वो लोग पीक की दूसरी तरफ ढलान पे उतरना शुरू किया, तो वैसे ही नेहरू जी कहते हैं कि मैं एक दरार में जा गिरा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था बच्चों, जो दरारें होती हैं पहाड़ों के बीच में, वो एक तो बहुत खतरनाक होती है। अगर उसके अंदर कोई आदमी फंस गया तब तो वो उसका तो मौत निश्चित ही है, क्योंकि उस दरार से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और वह वैसे ही एक दरार में नेहरू जी जाके गिर गए थे, क्योंकि वहाँ का जो बर्फ़ था वो बहुत ही ताज़ा था, जिसके कारण वो तुरंत ही वो पिघल गया और वो जाके कहाँ गिर गए, दरार में जाके धम से गिर गए। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया कि वो क्या कि जो दरार का जो ऊपर का जो दीवार था वो पकड़े रहे, उसको नहीं छोड़े, जिससे कि उनके जितने साथी थे वो क्या किए, उनको रस्सी से तो बंधे ही हुए थे, उनको धीरे से वो लोग खींच लिए। उसके बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। फिर वो लोग क्या किया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो एक हो गया, अब इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग अपनी जो नीचे बढ़ने का सिलसिला था वो शुरू किए। लेकिन क्या देखते हैं, एक के बाद वैसे बहुत सी दरारें आ रही हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो दरारों की संख्या भी बढ़ रही थी बच्चों, उसके साथ उसकी चौड़ाई भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो लोगों को इस दरार से बचने का कोई भी रास्ता समझ में आ ही नहीं रहा था। ठीक है बच्चों, तो वो लोग क्या किए कि वो लोग थक हार के बोले कि नहीं, अब तो हम लोग अगर आगे जाएंगे तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। इसीलिए वो क्या बोले कि नहीं, अब हम लोग ऊपर ही चले जाते हैं। और फिर वो लोग क्या किए, ऊपर चढ़ाई किए और फिर उतर के फिर जहाँ जिस रास्ते से वो लोग आए थे फिर उसी रास्ते से वापस चले आए। दोस्तों, हताश मतलब होता है निराश होना, तो लोग निराश होकर वापस लौट आए। इस प्रकार नेहरू जी कहते हैं कि हम लोगों की जो अमरनाथ की गुफा देखने की जो इच्छा थी, जो चाहत थी, वो इसी तरह अधूरी रह गई। ठीक है बच्चों, तो यह थी हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक संस्मरण, जिसको उन्होंने हम लोग के सामने बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया है। आपको उनका ये संस्मरण कैसा लगा? मुझे तो सुन के मेरा भी दिल बहुत ही ज़्यादा डर गया था, मैं भी बहुत ही ज़्यादा सहम गई थी। आपको क्या डर लगा? क्या आप भी ऐसी चढ़ाई करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ऐसी चढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी जिसको मुझे कुछ भी अता पता नहीं हो। हाँ, चढ़ाई करने में अच्छा लगता है, आप भी चढ़ाई कर सकते हैं, पर बहुत से साधनों के साथ, सुरक्षा के साथ, ताकि आपको किसी तरह का कोई खतरा ना हो। ठीक है बच्चों, तो यह चैप्टर यहीं पे, आगे फिर इसका प्रश्न उत्तर मैं कल आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप इस पाठ को फिर से पढ़ें, रीडिंग लगाएं, ताकि ये पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह पढ़ाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये बहुत से बच्चों तक पहुँचे, जिससे वे भी अपनी पढ़ाई इन वीडियो के द्वारा कर सकें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।